नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए पॉडकास्ट में। जैसा कि पिछला पॉडकास्ट आपने देखा था, हमने एक वकील साहब का किया था और आज हम ये नया पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक प्रोफेसर का, जो कि मुझे पर्सनली पढ़ाते हैं और जिनका नाम है डॉक्टर चंदन कुमार सर, जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक स्टूडेंट को तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, और एक जो मतलब सक्सेस पाने तक का जो सफ़र होता है वो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद रचित, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जी। तो सर, जैसा कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन अपनी ऑडियंस को दे ही दिया जी। फिर भी अगर मुझसे कोई इंट्रोडक्शन में कुछ मैं छूटा हुआ हो, कुछ में मतलब भूला हुआ हूँ मैं, तो लगभग तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। बिल्कुल, आपने सब कुछ बता दिया है। जी। मेरा नाम डॉक्टर चंदन कुमार है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सीएमपी कॉलेज है, मैं उसी में पोस्टेड हूँ और मैं पिछले 8 साल से वहाँ टीचिंग कर रहा हूँ। जी सर। सर, मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आप अपने बचपन की शिक्षा के बारे में बताइए और बचपन में आप पढ़ने में कैसे थे? देखिए, बचपन की शिक्षा, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला हूँ जी। और देवरिया जिले के गांव मिस्ट्रोलिया का रहने वाला हूँ। और प्राइमरी एजुकेशन जो मेरी है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से हुई है और मेरी प्रारंभिक जो प्राइमरी तक की एजुकेशन थी वो गांव में ही हुई है। और गांव में ये मान के आप चलिए कि गांव एक बड़ी छोटी सी यूनिट है, तो मेरे पेरेंट्स चूंकि टीचर हैं तो कंपैरेटिवली अन्य बच्चों की अपेक्षा पढ़ने में मैं थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसको इतना ठीक नहीं कहा जा सकता कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। ठीक उनमें था कि जो वहाँ उपस्थित बच्चे हुआ करते थे, मैं उनमें पढ़ने में ठीक हुआ करता था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे उन बच्चों में मैं थोड़ा ठीक विद्यार्थी था। और उसका कारण ये था कि घर का जो इन्वायरमेंट था कि पेरेंट्स टीचर हैं, तो इसके वजह से उसका असर पड़ता है। तो सर, मतलब घर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से किसी भी बच्चे के उसके परिवेश का प्रभाव निश्चित रूप से उस बच्चे के ऊपर पड़ना है। आपके घर में जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, बच्चा वैसा ही आपका तैयार होगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपकी जीवन यात्रा कैसी रही, किन किन संघर्षों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, संघर्ष की बात कही जाए तो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन मैंने नहीं जिया है। संघर्ष मेरे पिता ने किया था, तो निश्चित रूप से उनके परिवार को उसका लाभ मिल रहा था। तो संघर्ष का एक दौर मेरे पिताजी ने किया था। पिताजी के बाद जो हमारी जनरेशन आई तो उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं, लेकिन ये रहा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी उससे अर्बन एरिया में या शहरों में जब हम लोग शिफ्ट होना शुरू हुए तो उस प्रारंभिक प्रक्रिया में, मतलब हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम धीरे धीरे सीख पाए। उसका असर आज भी दिखा कि पर्सनालिटी पर असर, यानी जैसी आपकी एजुकेशन हुई उस तरह की चीजों का असर पड़ता है। फिर भी जो भी उपलब्ध संसाधन थे वो हमारे पिता ने हमको देने की कोशिश की और हम लोगों ने उसका बेहतर उपयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास। हाँ, जैसे कि एक पिता का कर्तव्य यही होता है कि उसका जो बच्चा है वो पिताजी ने अपना बेहतर दिया और हम उनके दिए हुए संसाधनों से बेहतर उपयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल सर। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है, सर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? देखिए, मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से हुई है, जो महामना की तपोभूमि है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि बीएचयू का मैं आजीवन ऋणी हूँ, क्योंकि जो भी कुछ आज हूँ तो महामना की दी हुई ही है चीजें। बीएचयू में जब हमारी पढ़ाई लिखाई हुई तो एक्चुअल में जो हमारी नर्सिंग प्रोसेस शुरू हुई वो बीएचयू से शुरू हुई। मैं आज भी बच्चों क्लास में पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि बीएचयू जो है प्लेटो का आइडियल स्टेट, यानी एक ऐसे टेरिटरी के रूप में बीएचयू है जहाँ दार्शनिक राजा यानी वाइस चांसलर वहाँ बैठा हुआ है और वो बताता है कि शासन कैसे चलना चाहिए। तो बीएचयू आपको एक परिवार जैसे किसी बच्चे को नर्स करता है, वैसे ही बीएचयू नर्स करता है अपने विद्यार्थियों को। तो मेरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था, सबसे एनर्जेटिक एज था, वो लगभग 12 साल मैंने बीएचयू में बिताया है। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में पीजी हूँ, वहीं से बीएचयू से ही।
और स्टेट पॉलिटिक्स में मैंने पीएचडी किया है। जी, मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर आरपी पाठक सर रहे हैं, जी, उनके अंडर मैंने पीएचडी की है। जी सर, बिल्कुल सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि सर आपके अनुसार पीजी कहाँ से करनी चाहिए किसी स्टूडेंट को? देखिए पीजी, दो सवाल होते हैं इसमें बच्चों के। कई जी। बच्चे इस तरह से आते हैं हमारे पास कि सर हमें पीजी करनी चाहिए कि नहीं जी सर। चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि उन बच्चों को लगता है कि आईएएस बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। और बहुत सारे विकल्प और भी खुल जाते हैं, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ और भी। लेकिन मैं सारे बच्चों को ये बताता हूँ कि आपको पीजी जरूर करना चाहिए। उसके दो अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। पहली बेनिफिट ये होती है कि जब आप पीजी रेगुलर मोड में कहीं करते हैं, ठीक है, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। यानी एजुकेशन निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तो सर। आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी और आती है, जी, ठीक है। इसके अलावा आपके करियर के लिए विकल्पों की संभावनाएं बढ़ जाती है। बढ़ जाए। यानी आपने पीजी कर लिया तो आप नेट जेआरएफ करके हमारे जैसे प्रोफेसर बन सकते हैं। जी, आपने पीजी कर लिया तो पीसीएस में बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती है जिसके लिए पीजी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। जी, जैसे बीएससी की पोस्ट है तो उसको वही बच्चा उस कॉलम में अप्लाई कर सकता है जिसने बीएड किया हो या पीजी किया हो। तो दो आपको इसके अलावा पीजीटी की लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो 3-4 फायदे होते हैं। पीजी करना के सबसे प्राइमरी बेनिफिट ये है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप। ये दूसरी चीज है, करियर में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें पढ़ाई करने की क्या फायदा है? क्योंकि मोस्टली सभी स्टूडेंट का सपना ही यही होता है। मेनली ये 3 यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्टूडेंट टारगेट करता है। देखिए विद्यार्थियों को मैं अक्सर ही कहता हूँ कि जब भी आप पीजी करिए या कोई भी पढ़ाई करिए तो हमेशा जब बड़े संस्थानों में आप जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो छोटे संस्थानों में पढ़ाई नहीं होती है, ये चीज़ें होती है। आप जब बड़े संस्थानों में जाएंगे तो आपको मल्टीकल्चरल सोसाइटी वहाँ मिलती है। यानी अलग अलग, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, डीयू है, तो पूरे देश से अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए हुए हैं। तो उनके बारे में भी आपको जानने का अवसर मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति देवरिया का रहने वाला है तो एक दूसरा उसका साथ का जो मित्र है हॉस्टल में, जैसे वो बीएचयू में रहते थे, तो हॉस्टल में पता चला कि मैं देवरिया का रहने वाला हूँ तो मेरा रूम पार्टनर जो है वो कहीं मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तो हम दो अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर एक दूसरे को सीख पाए। तो लर्निंग प्रोसेस में ये है कि जब बड़े संस्थानों में आप जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी मिलती है आपको, अलग अलग रीजन से आए हुए विद्यार्थी, अलग अलग रीजन के आए हुए प्रोफेसर्स, जब आप उनसे इंटरेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से उस किताबी नॉलेज के अलावा आपका बाकी सामाजिक दायरा भी बढ़ता है और आप अलग अलग परिस्थितियों को, लोगों को बेहतर जान पाते हैं। और जो बड़े संस्थान हैं निश्चित रूप से उनके यहाँ जो एकेडमिक एक्टिविटीज होती है कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कोशिश ये करिए, ऐसा नहीं कि जो बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं गांव के या कहीं, वो कहीं आपसे कमज़ोर है। लेकिन सिर्फ मेरा पर्पज़ ये होता है कि यदि आप सक्षम हैं कहीं बाहर जाने में तो आप कोशिश करिए कि पीजी का इंटरेस्ट दीजिए और अच्छे से अच्छे संस्थान में प्रवेश पाइए। आपकी जो इंस्टीट्यूट होती है उसका असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ना है, ये मानी होगा। जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि मैंने भी सुना है, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। उस पे जब मैं अपने साथ के, जो मेरे साथ के स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि यहाँ बांदा से ही प्राइवेट कर लेते हैं, तैयारी करते हैं, बड़े संस्थानों में जाके क्या करना है, जैसी पढ़ाई यहाँ होती है वैसी पढ़ाई वहाँ होती है। लेकिन ऐसा नहीं, जैसा कि आपने बताया, इन्वायरमेंट इसका बहुत सिर्फ ज़्यादा। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं होती जी। पढ़ाई, डिग्री के अलावा उसके साथ जो आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जी सर। और ये उसका कैंपस आपको दे पाता है। जी सर। तो सर नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे, क्या आज के समय में किसी स्टूडेंट को पीएचडी करना चाहिए? उसका सही निर्णय होगा क्या ये? देखिए पीएचडी करना एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। पीएचडी निश्चित रूप से एजुकेशन सिस्टम की सबसे उच्च डिग्री है, ठीक है। तो पीएचडी का दो अलग अलग ट्रेंड है या दो आप ट्रेडिशन मान सकते हैं कि कुछ लोग पीएचडी मेरे जैसे हैं वो इसलिए करना चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, अपना बायोडाटा दुरुस्त करना चाहते हैं। तो पीएचडी उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, उनको पीएचडी करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब आप पीएचडी करेंगे तो एक, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो सामान्य रूप से कहावत कहा करते थे कि जो पीएचडी कर लेता है वो इतना झेल चुका होता है कि जीवन में कभी सुसाइड नहीं करता है। यानी वो विषम परिस्थितियों को ऐसे देख चुका होता है कि वो कभी इस तरह की चीजें नहीं उसके दिमाग में नहीं तो आती। बेसिकली पीएचडी जो है, यदि आपके गाइडेंस अच्छी है, जैसे मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर आरपी पाठक सर हैं,
तो जो भी कुछ नर्स उन्होंने मुझे किया कि मुझे ये सीख मिली, उन्होंने पार्ट ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ के बारे में बताया। तो बेसिकली पीएचडी आर्ट ऑफ लाइफ की ट्रेनिंग देती है कि जीवन में जो पार्ट ऑफ लाइफ यानी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, यानी आर्ट ऑफ लाइफ जीवन जीने की गुणवत्ता सिखाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पीएचडी के, क्योंकि उस दौरान आप सिर्फ किताबी जानकारी नहीं ले रहे होते हैं, आप देश दुनिया की भी जानकारी ले रहे होते हैं। आपके साथ जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, हालांकि एक निश्चित रूप से एक संघर्ष का ही दौर होता है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ पीएचडी आप करिए तो अपने सब्जेक्ट में जेआरएफ हो के ही करिए, ताकि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, आपको अच्छी फेलोशिप मिलती है और आप पढ़ने के लिए भी अपना करियर जैसा चाहे वैसा सीखते हैं। सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है कि सिविल सर्विसेज में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, पहला कदम रखना चाहता, तो उसका रोड मैप क्या होगा? देखिए, सिविल सर्विसेज इलाहाबाद में आने वाले बच्चों का मतलब सिविल सर्विस की तरफ रुझान या सिविल सर्विसेज निश्चित रूप से हमेशा मतलब दो चीज़ों के लिए बच्चे या रुझान होता है। एक तो आपको देश सेवा करने के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में मिलता है जहाँ आप बेहतर निर्णय ले सकते, लेकिन आप ध्यान रखिए जितनी ही बड़ी नौकरी ये है उतनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। आमतौर पर होता ही है कि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो उनका ड्रीम तो जरूर होता है कि आईएएस बनना है, ठीक है, लेकिन कई बार उस बच्चे की मेरिटोरियस होने के बाद भी यदि उसके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती है तो वो फेल कर जाते हैं। यानी उनका प्लान, जैसे इस मामले में होता ये है कि जब विद्यार्थी आता है, मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ, मैं क्लास जब भी पढ़ाता हूँ तो बीए फर्स्ट ईयर का बच्चा जब आता है तो मैं कहता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे को आईएएस बनना है, सेकेंड ईयर में जब आता है तो उसको पीसीएस बनना है, और थर्ड ईयर में जब आता है तो बीएन बीटीसी की तैयारी करने लगता है कि कहाँ से बीएड कर ले, कहाँ से बीटीसी का आया था यूपीएससी, और आया तो बीए फर्स्ट ईयर में यूपीएससी के। तो ये फेल्योर इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रेटजी बीए फर्स्ट ईयर में उसके पास नहीं बन पाई, स्ट्रेटजी का अभाव उसे दूसरे विकल्पों की तरफ ले जाना शुरू करता है। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि आप अपने को एकदम क्लैरिफाई रखिए कि हमको करना क्या है। यदि मुझे आईएएस बनना है तो उसकी स्ट्रेटजी है कि जब आप ग्रेजुएशन के दौरान हैं तो आप बेसिक चीज़ों की पढ़ाई शुरू कर दो, यानी आपको एनसीईआरटी के बुक्स पढ़नी चाहिए, बेसिक तैयार हो जाना चाहिए। कई बार ये भी सवाल होता है कि हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब बिल्कुल सर, ठीक है। तो उन दोनों ही मामलों में आप किसी कोचिंग में जाइए तो कोचिंग में होता ये है कि जब आप अपनी तैयारी करके जाएंगे, यानी आपके पास होमवर्क होना चाहिए। जैसे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने के लिए बुला लूँ तो पॉलिटी आपको तब बेहतर समझ में आएगी जब आप पॉलिटी के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। यदि सारी चीज़ें आप कोचिंग के भरोसे रहेंगे को वहीं सिखा दिया जाएगा तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको इस तरह की चीज़ें सिखा दे और वो आईएएस बना दे, ठीक है। तो उसमें प्राइमरी चीज़ ये है कि होमवर्क का मतलब बेसिक बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। जैसे इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी आप पढ़ के जाइए कि कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो, कि सामने वाले कोचिंग में या आपके कॉलेज में कोई टीचर जब आपको पढ़ा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट बताए तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने क्लास में बोला कि लिबर्टी, तो लिबर्टी की मीनिंग, एक बेसिक मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि लिबर्टी क्या है। इक्वलिटी, यानी पॉलिटिकल साइंस में जो ये वर्ड्स हैं इसकी प्रॉपर एक मीनिंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको एनसीईआरटी पढ़ के सीखनी चाहिए, तब आप किसी संस्थान में कोचिंग करने जाएं या कोई स्ट्रेटेजी बनाएं तब वो सक्सेसफुल होता। ये है कि हम लोगों के साथ भी हुआ है कि टाइम टेबल हम बनाते खूब बढ़िया सा है लेकिन उस टाइम टेबल को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि यदि सिविल की तैयारी करनी है तो आप ये ध्यान रखिए, बड़ी चीज़ें चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के नहीं मिलेगी डेडिकेशन के। तो उसके लिए प्रॉपर आपको डेडिकेशन चाहिए और एक रूटीन फॉलो करना होगा कि मिनिमम मुझे 24 घंटे में से कितने देर पढ़ाई करनी है तो करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। जो भी बच्चे सफल हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत कुछ त्यागा है, ठीक है। हम उनके सिर्फ सफलताएं देखते, उसके पीछे का त्याग नहीं देख पाते। तो ये जान लीजिए कि जो भी विद्यार्थी सफल होगा वो निश्चित रूप से उसने कुछ त्याग किया। सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि कंपटीशन की पढ़ाई कैसे करें? देखिए, कंपटीशन की पढ़ाई आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की, नेट जेआरएफ की, किसी भी चीज़ की, तो उसका प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है कि पहले उस एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए। जैसे यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, ठीक। तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप जब रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको एक आइडिया होगा कि मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यानी पेपर देखने से आपको ये पता होगा कि किन चीज़ों का ध्यान क्या है।
दूसरी चीज ये होती है कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अपने आप को रेगुलर टेस्ट करते रहना चाहिए कि हमने कितना सीखा। कितना से जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किए और आपने प्रीएम्बल पढ़ा, तो प्रीएम्बल पढ़ने के बाद से आपके पास सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्री और मेंस के क्वेश्चन होने चाहिए उसके बाद, और आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करिए कि मुझे कितने सवालों के जवाब अब आने हैं। यानी यदि मैंने पढ़ लिया प्रीएम्बल तो मुझे जवाब आने चाहिए। यदि कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा है तो बिल्कुल परेशान उसके बाद नहीं होना। अब आपका अगला कदम ये है उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करिए जिसका जवाब आप नहीं, जो गलतियां हो रही हैं तो उनको जो गलतियां हो रही हैं, तो ये 2 लेयर का आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि फर्स्ट रीडिंग हम करें, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और दोबारा जो क्वेश्चन नहीं आए उनको मार्क करके रखिए और उसके सवालों के जवाब ढूंढिए कि हमसे कमी कहाँ रहे। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट करते रहिए अपने आप को कि मैं पढ़ के उसका जवाब दे पा रहा हूँ। यानी सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको रेगुलर अपने आप को टेस्ट करना महत्वपूर्ण है। इससे होगा ये कि जो भी चीजें हो रही हैं यानी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके पैटर्न के बारे में आप भली बात समझ पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि आपके पढ़ने के तरीके में जिन कामों में एफर्ट आप इन्वॉल्व कर देंगे वो आपके मेमोरी पावर का स्थायी चाक। ठीक है, एक अनुभव आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं इसके लिए बच्चों को अक्सर कहता हूँ, जैसे एग्जाम दे के आप आइए तो क्वेश्चन पेपर को आंसर कभी भी गूगल से नहीं सर्च करना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ उसको किसी बुक से सर्च करें। उस सर्च करने की प्रोसेस में जो आपका मेहनत लगता है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपने किसी बुक से ढूंढा होगा तो हमेशा आपको याद रहे। हाँ, मैं एक इंसिडेंस आपको बता रहा हूँ। मैं 2014 में पीसीएस का एग्जाम दे रहा, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उदारवाद किस प्राइम मिनिस्टर के पीरियड में शुरू हुआ था, तो मुझसे एक क्वेश्चन गलत हो गई। अच्छा, कंफ्यूजन में गलती हो गई थी। तो उस क्वेश्चन का जवाब ये हुआ था कि किसी ने मुझे बता दिया, किसी कोचिंग के आंसर किया है तो मैंने मिलाया और हम टिक कर दिए। वो क्वेश्चन अगली बार फिर रिपीट हो गया। तो यदि मैं टिक करने के बजाय किसी ने बता दिया कि अला व्यक्ति है, ठीक है, यदि हम प्रधानमंत्री का नाम नरसिंहा राव का नाम मुझे किसी ने ऐसे नहीं बताया होता, मैं किसी बुक से ढूंढा होता तो एफर्ट के साथ मुझे याद रहता है। ठीक है, लेकिन अगले एग्जाम में वो क्वेश्चन मेरा गलत। तो तब से मैंने ये सीखा कि क्वेश्चन जो भी एग्जाम आप दे के आते हैं तो कोशिश करिए किसी कोचिंग सेंटर से नहीं मिला जाना। कोई क्वेश्चन ना कहीं मिले तब उसको आप मिलाइए, लेकिन यदि कहीं मिल सकता है तो कोशिश करिए कि आप एफर्ट करिए। आपका परिश्रम जब किसी प्रश्न के साथ जुड़ेगा तो आपकी अस्थायी संपत्ति होगी। तो कितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, वो तो चीजें ऐसे आपको कोई इतना बता याद देगा रहेगी। तो आपके माइंड से 2-3 दिन में भूल जाता है। जी सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे करें? देखिए, नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आप अपने सिलेबस को, जैसे यूजी का सिलेबस है तो उसकी वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड करिए। आमतौर पर अभी सारी यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी का सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग बने होते हैं, या सब नेट जेआरएफ होता है। यानी पीजी करने का मतलब विद्यार्थी से माना जाता है कि नेट का सिलेबस पढ़ चुका है। तो आप उस सिलेबस का ध्यान रखते हुए वही टॉपिक है तो आप इसको पढ़ते टाइम ही, जैसे आपको प्रोफेसर होना, आपने बीए में डिसाइड कर लिया प्रोफेसर होना है या पीजी में डिसाइड किया, तो आप अपने सिलेबस को ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करिए। और उसकी देखिए, नेट जेआरएफ की तैयारी डीप नॉलेज की जरूरत होती है, मतलब सामान्य जानकारियों से नेट जेआरएफ नहीं करना। जितनी गहराई से आप उसमें आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप बेहतर और डीप नॉलेज रखिए। उससे जुड़े हुए सवालों को, जो सेम पैटर्न मैंने यूपीएससी के लिए बताया, ऐसे ही नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए और कोई टॉपिक पढ़ के अपने आप को टेस्ट करते रहिए ताकि आप उसमें बेहतर पढ़ सकें। सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं और ये करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सब्जेक्ट के मामले में चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, उसकी जाहिर सी बात है उसका मैं पक्ष बताऊंगा। बिल्कुल सर। लेकिन इस पक्ष में मेरिट आपको ये पता चलेगी कि निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का एक सबसे मेजर जो बेनिफिट किसी विद्यार्थी को मिल सकता है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन जीएस के लिए, ठीक है, और सब्जेक्ट दोनों को कवर करता है। यानी एक ही सिलेबस आपने पढ़ा और यूपीएससी में आपका जीएस का पेपर जो इंडियन पॉलिटी है वो भी तैयार हो रहा है और इंटरनेशनल रिलेशन भी तैयार वो भी तैयार हुई। ये दोनों जीएस के पार्ट थे। और एज ए सब्जेक्ट इसको आपने मेंस के लिए चूज किया है तो आपके सब्जेक्ट में तो है ही, यानी एक ही टॉपिक को आप एक बार पढ़ के 2 अलग अलग पेपर्स के लिए तैयार कर लो। ये बेनिफिट दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स में तुलनात्मक रूप से कम है। जैसे आईआर का एक अलग पेपर ही जीएस में पूरा एरिया आता है। जीएस में आईआर का पूरा इंडियन पॉलिटी से बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट है तो एक ही चीज पढ़ गया और इससे भी एक लिखना आएगा जो आपके
इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होगा। यूपीएससी में मेंस में एक ऐसे लिखने के लिए आएगा तो ये पॉलिटिकल साइंस के एरिया से आता है, ठीक है। तो ये 3-4 बेनिफिट्स हैं जो आपको लाभ देंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी जीएस का पार्ट है, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो कंपैरेटिवली उन विद्यार्थियों से आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जो पॉलिटी पढ़ रहा है, ठीक है। चूंकि आपके सब्जेक्ट के रूप में है तो आप बेहतर जानते होंगे। तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से एक तो आप एक सब्जेक्ट के रूप में स्ट्रांग होते हैं, दूसरा आपके जीएस का भी पैरेलल तैयारी होते रहती है। यानी पॉलिटी आप जीएस के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ लिया, आपके जीएस के लिए भी मतलब एक ही चीज में कई सारी चीजें जो कई सारी चीजें एक ही cover हो सब्जेक्ट जा में रही हैं। समाहित होगा। जी सर। सर नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे कि एक स्टूडेंट को तैयारी के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? देखिए आज के टाइम में एक विद्यार्थी के रूप में आज के टाइम जो होता है ना कि गांधी जी को 3 बंदर को आप देखे जी सर। कि झूठ ना बोल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। देखिए अब एक चौथी भी चीज की जरूरत है कि सोशल मीडिया या इन चीजों को जो आपके पढ़ाई लिखाई को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप देखिए सोशल मीडिया के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ये भी हो सकता है कि आप कुछ अच्छा देख रहे हो, पढ़ाई ये से भी हो संबंधित सकता है पढ़ाई से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, और बुरा ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ रील देख रहे हैं। जैसे मैं यूट्यूब, मेरी आदत में ये है कि मैं सोने जाता हूँ तो लास्ट टाइम मैं बेड पर मैं जाता हूँ तो बीबीसी की न्यूज में लगा के अक्सर सुनता है। बीबीसी का एक प्रोग्राम आता है दिन भर पूरी खबर, तो उसमें ये होता है कि पूरे दिन भर में जितनी भी खबरें आती हैं मतलब जो हमारे काम की हैं तो मुझे जानकारी होती है। एज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टीचर होने के नाते मुझे इसकी आवश्यकता भी होती है कि डेली रूटीन में पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में क्या एक्टिविटीज हुई हैं इसकी जानकारी हो, ताकि हम बच्चे को रेफरेंस दे के बता सके कि ये दुनिया में होता है। तो आप अपने संसाधनों का पॉजिटिव यूज करना सीखिए। आपके पास मोबाइल है तो उसका पॉजिटिव यूज करिए तो बेहतर हो। यानी आपके पास ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं कोई बता सकता कि आप यही करेंगे तो सफल होना, लेकिन ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि किन चीज़ों से बचा जा सकता है। यानी अपने समय का आप बेहतर उपयोग करिए। मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इन संसाधनों का जब आप उपयोग करिए तो उनको पॉजिटिव वे में यूज करिए। आप यूट्यूब देख रहे हैं तो किसी की वीडियो आप देखिए जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, किसी की आप क्लास देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो उस टाइम का आपको टाइम ही बैठ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बुक से, हम लेटे हुए हैं, तो उस टाइम का यूज ऐसे किया जा सकता है कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाए कि आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण। समय आप ध्यान रखिए 24 आवर ही सबके पास होता है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो कर पाएगा वो सफल होगा। उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास। तो करियर में जिसने अपने समय का मैक्सिमम उपयोग किया वो सफल है। जिसका भी आप एग्जाम्पल लीजिए, उससे पूछिए तो उसने अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया। सर नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे कि आपके अनुसार एक तैयारी करने वाले छात्र को कितना समय पढ़ाई में देना चाहिए? देखिए पढ़ाई का कोई फिक्स मामला नहीं है कि पढ़ाई कितने घंटे किया जाए। कुछ लोग 12 घंटे भी पढ़ के असफल रह जाते हैं और कुछ लोग 6 घंटे भी पढ़ के सफल होते हैं। जी, मामला ये है आपकी पढ़ाई का स्तर कैसा है। दिन भर बुक लेके बैठना पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। और 4 घंटे यदि आप कायदे से पढ़ते तो 4 घंटे की पढ़ाई बहुत सफिशिएंट होती है। तो मैं तो ये मानता हूँ, देखिए पढ़ाई के मामले में बहुत सारे मेंटर होते हैं ना कि पढ़ाई के लिए हम शहीद हो जाओ, ऐसा भी नहीं आपको करना है। आप अपने कंफर्ट को देखिए, ठीक है। आप उतना पढ़िए जितना आपके लिए उपयोगी, लेकिन जो भी पढ़िए वो क्वालिटी होनी चाहिए उसको, ठीक है। जितना पढ़ रहे हैं या ना उतना समझ में आना सिस्टमेटिक तरीके। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यदि बीए कोई बच्चा कर रहा है और 24 घंटे में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर 5 घंटे रेगुलर खर्च करे, इस 5 घंटे का मतलब है कि 365 × 5, ठीक है। यानी आपको बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस करना होगा। आप कहीं छुट्टी पर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज हमने टाइम टेबल बनाया और आज 8 घंटे पढ़ाई कर दी और अगले 2 दिन में नहीं पढ़ा तो ये 8 घंटे भी पूरा वरना। बिल्कुल सर। तो मेरा मानना यह है कि कांस्टेंट पढ़ाई होते रहने से, यानी हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे मुझे रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यानी एनी हाउ मुझे 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं विद्यार्थियों को अक्सर एक बात कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चे हैं जो इलाहाबाद सपने लेके आते हैं, किराए का रूम लेते हैं जी। बहुत सारे विद्यार्थियों के घरों में उतना बड़ा किचन होता होगा जितने बड़े कमरे में बच्चे रह रहे हैं, उस अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके एक दिन इलाहाबाद रहने का खर्च 300 रुपए होगा एक एवरेज विद्यार्थी का
300 रुपये मान लीजिए, यानी रहना खाना भोजन पानी रूम रेंट सब कुछ यदि 300 होता हो और महीने का 10,000 आप खर्च करते हो, तो आप सोचिए ना कि 300 रुपये में जब आप सोने जाइए तो रात को आप ये सोचिए कि उस 300 रुपये खर्च करके आपने पाया क्या। जब इस तरह आप अपने आप को जज करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपके पास 300 रुपये और सिविल लाइन चले जाएंगे, तो कोई चीज खरीद के लाएंगे ना, बिल्कुल कि मैं कुछ खा लिया या कोई कपड़ा खरीद लिया, कुछ भी XYZ, हाँ, तो उसका दिखेगा, उसका कुछ दिखेगा आपको। तो वही आपके पर्सनालिटी में आपने 300 रुपये में कौन सी चीज सीखी है जो आप रात को सोते टाइम अपने को बता सके कि हम 300 रुपये आज मेरे रहने का खर्च हुआ और बदले में मैं इतना सीख गया। तो पढ़ने का मामला ये है कि जो आप खर्च करते हैं आसार में वो देखना चाहिए, उसका आउटपुट आपके पर्सनालिटी में दिखना चाहिए कि कोई चीज आप सीख रहे हैं। सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आज के दौर को देखते हुए अगर हम देखें तो छात्र पढ़ाई के साथ साथ स्किल में भी फोकस कर सकते हैं, क्या स्किल में फोकस करना महत्वपूर्ण है? देखिए आज के टाइम की डिमांड ही है स्किल आपके पास के हुआ, ठीक है। जैसे सिर्फ पढ़ाई कर लेना, देखिए जैसे आप हम लोग की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें माना यह जाता है कि पढ़ाई करने का मतलब गवर्नमेंट का एग्जाम। बिल्कुल सर गांव में भी यही चीज है कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद सरकारी जॉब भी सरकारी हो। लेकिन आप ध्यान रखिए स्किल इसका दूसरा एक पार्ट है जो बताता है कि सिर्फ पढ़ाई से या सरकारी नौकरी ही रोजगार का एक माध्यम नहीं है, ठीक है। आप अभी आपसे चर्चा हो रही थी जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे कि जैसे स्किल जिसके पास है कि वीडियो एडिट कर सकता है, ठीक है, कोई वीडियो बना सकता है, यानी जो कोई नौकरी नहीं कर रहा है उसके पास भी पैसे कमाने के तमाम सोर्सेस हैं। मामला क्या है, उसके पास कोई स्किल होनी चाहिए। तो मैं हर एक विद्यार्थी से कहता हूं कि आपके पास कम से कम इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप सोसाइटी में सरकारी नौकरी न मिले तो भी सर्वाइव कर सकते। जीवन यापन, सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। आप प्रयास करिए, भरपूर प्रयास करिए, लेकिन नहीं मिला तो जीवन का वो अंतिम सत्य नहीं। उसके अलावा भी आपको जीवन जीने के बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसमें आप बेहतर करके बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी कुछ स्किल के मामले में तो हर एक विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी भी कर दिया गया है कि कोई स्किल आप सीखिए। तो उस स्किल का पर्पज ही यही है कि आप कोई एक ऐसी चीज सीखिए जिससे आप अपने लाइफ के दूसरे हिस्से को भी संभाल सके, यानी नौकरी ना मिले तो भी आप सर्वाइव कर सकें। जी सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने पॉलिटिकल साइंस को ही क्यों चुना, जबकि हिस्ट्री भी अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है? बिल्कुल, हिस्ट्री तो निश्चित रूप से वो पॉलिटिकल साइंस के पहले मतलब कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल साइंस की माँ है। हिस्ट्री मदर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। उसी से बाकी सोशल साइंस से निकले हुए हैं जी। लेकिन बाकी इंटरेस्ट की भी बात होती है कि जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो निश्चित रूप से कोई सब्जेक्ट चूज करने के पीछे इस बात का विद्यार्थी भी ध्यान रखें कि सिर्फ मेरे कह देने से पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। हम लोग आपको एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि जब सिविल सर्विसेज के सिलेबस आते थे तो हम लोग देखते थे कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे छोटा है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत छोटा सा दिखे लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो तो क्या वो मैं पढ़ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं सर। तो आप ध्यान रखिए इस सब्जेक्ट को चूज करने में इंटरेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किसी बच्चे का मन हिंदी में लगता हो, किसी का ज्योग्राफी में लग सकता है, किसी का हिस्ट्री में लग सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि बेनिफिट्स के अलावा अपने इंटरेस्ट को भी जानिए, और आपके इंटरेस्ट के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने आप को भी एक बार टटोल के देखना चाहिए कि मेरा मन किस में लगता है। बिल्कुल सर। तो जी अगर आप जैसे मतलब पॉलिटिकल साइंस आपने चुना, कोई बंदा है उसको हिस्ट्री पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है और वो हिस्ट्री ले रहा है, तो आप उसको कितने दिन ही सर्वाइव कर पाएंगे? 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन? मैं करा कि कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं तो उसके सिलेबस और इंटरेस्ट, सिलेबस और बाकी सारी चीजें बेनिफिट्स देखने के बजाय आप अपना इंटरेस्ट भी एक बार जरूर देखिए कि क्या इस सब्जेक्ट के साथ मैं जी पाऊंगा। आप ध्यान रखिए, बेसिकली जैसे मैं प्रोफेसर हूँ तो हम लोगों की तो जिंदगी ही होती है कि अब सब्जेक्ट हमारा है तो हम एग्जाम्पल्स बच्चों को ऐसे देते हैं कि मेरी लाइफ का पूरा पार्ट ही उसको एग्जाम्पल देने में लगा होगा कि हम बाकी सोसाइटी में क्या देख रहे हैं, तो आप उसके साथ जीना सीखिए। मेरे टीचर हुआ करते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे 12th में, तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री सीखने का एक तरीका ये है कि सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो बच्चे बताए कि मुंह धुलते हैं, ब्रश करते हैं,
तो उन्होंने कहा कि आपको पानी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप टूथपेस्ट यूज करें तो टूथपेस्ट का पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा केमिकल्स है। ये केमिस्ट्री सीखने का तरीका है। तो ये सारी चीजें आप तब सीख पाएंगे जब आपका इंटरेस्ट होगा। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, यानी आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो कोई घटना हो रही है तो आप उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको सोचिए, समझिए। पूरे वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ईरान पर क्यों यूएसए इतना हावी हुए जा रहा है, क्यों अटैक करना चाह रहा है, पेट्रोलियम का इशू क्या है, ये सारे डायमेंशंस आपको क्लियर होना चाहिए। आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ कैसी एक्टिविटी हो रही है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का मामला है। तो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट जब आपका होगा तब आप अलग अलग डायमेंशन में सोच पाएंगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के समय में युवाओं को क्या राजनीति में कूदना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए? देखिए, कूदना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बजाय कि उसको ये कहा जाए कि युवाओं को राजनीति में भाग लेना है। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कहीं गंदगी, ठीक है, तो हम कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। जैसे यूथ का आजकल एक सेंटेंस होता है आई हेट पॉलिटिक्स। तो कोई चीज खराब है तो आप उससे दूरी बना के उसको सुधार सकते हैं कि उसमें सहभागी होकर सुधार सकते हैं। गांधी जी का एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन पहले स्वयं में लाना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, तो जिन पॉलिटिशियन की आप आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली चीज ये है कि राजनीति में भागीदारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। जहां से भी आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं। नाली गंदी है तो उसके लिए उस कीचड़ में उतरना तभी तो नाली साफ होगी। तो वैसे ही राजनीति में युवाओं का ये कहना कि आई हेट पॉलिटिक्स, ये बहुत उपयोगी नहीं है। राजनीति को आप घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। राजनीति, आप ध्यान रखिए कि परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। जो चीजें आप किसी अधिकारी के रूप में नहीं कर सकते, यदि आप पॉलिटिशियन बन जाएं तो निश्चित रूप से आप सारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो राजनीति में सहभागी होना चाहिए, अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, वोट देने नहीं है, तो इसका मतलब ये भी होता है ना कि आपने तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो आपको सरकार की आलोचना करने का अधिकार ही नहीं है जब आप उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं। आप सरकार की आलोचना करिए, आप किसी को सपोर्ट करिए, ये तब होगा जब उन गतिविधियों में आप शामिल हो। उन गतिविधियों में शामिल हुए बिना न्यूट्रल होकर सिर्फ आलोचना करिए इसी कमरे में बैठकर, ये सही नहीं है। युवाओं को निश्चित रूप से राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो परिवर्तन सत्ता में आके ही किया जा सकता है। तो राजनीति में जिस भी युवा का इंटरेस्ट है उसको उसमें भागीदारी करनी चाहिए और परिवर्तन लाना चाहिए। हालांकि राजनीति एक लंबी यात्रा होती है, तत्काल सफलताएं नहीं दिखती। राजनीति एक ऐसा निवेश है जिसके फलित होने का कोई अनुमान सही तरीके से नहीं लगा सकता कि हम निवेश कर रहे हैं और सफल ही हो। ठीक है, तो एक लंबा निवेश है, एक बड़ा सामाजिक जीवन जीना पड़ता है और बहुत त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। जी सर। गांव में जैसे आज भी सर कहा जाता है, मैं तो गांव से ही बिलोंग करता हूँ, बताया था आपको। गांव में भी ऐसा आज भी कहा जाता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें कूदना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब लोगों की थिंकिंग भरी हुई है। आप ध्यान रखिए कि जो कहते कि राजनीति गंदी चीज है, लेकिन जो गंदी चीज है क्या उसको हम साफ नहीं करेंगे? वो सर बिल्कुल करेंगे ना। राजनीति यदि गंदी चीज है तो आप अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट? आप उसमें जाइए ना, उसको रिप्लेस करिए। तो जिनको भी राजनीति में भागीदारी करनी है, आप एक अच्छी ईमानदार छवि लेके जाइए। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ऐसे ही राजनीति में आए ना, उन्होंने 15 साल दिल्ली में शासन किया। तो ये बड़ी चीज है ना कि वो 3 बार चीफ मिनिस्टर दिल्ली के रहे। तो निश्चित रूप से ये उल्लेखनीय है कि ऐसे लोगों को लोग अवसर भी देते हैं। उसका राजनीतिक टिप्पणी अलग चीज है, लेकिन अवसर मिला ना उनको। तो ऐसे ही राजनीति में जो भी जाएगा, आप एक परिवर्तन और विजन लेके जाइए, निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। सर नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकार जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन लाने वाली है वो क्या है और ये कितना सही होगा? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी चीजें होती है। जैसे यूएसए है, वहाँ चुनाव एक ही दिन, एक पर्टिकुलर डेट रखी गई है, उस दिन चुनाव होगा। इंडिया में 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इसलिए इस टाइम रिलेवेंट बनता जा रहा है कि आप देखते हैं कि लगभग हर 6 महीने पर या 6 महीने से भी कम टेन्योर में किसी न किसी राज्य का चुनाव होता है जी। और होता क्या है कि राज्य में जब चुनाव हो रहा है तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उस राज्य के लोग हों या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जो किसी पार्टी का फेवर करने के लिए वहां दौरा करना शुरू करते हैं और वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागी। तो उस राज्य का एक टाइम पीरियड के लिए जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा जो
अचानक से चुनाव कई बार होते रहते हैं, उससे आपके आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित होगी। चुनाव में एक बहुत मोटा खर्च लगता है, तो उसको संचालित करना, मशीनरी, इन सारी चीज़ों से। तो एक तो ये चीज़ें हैं कि मॉडल कोड आप कंडक्ट हुआ, चुनाव आचार संहिता लागू कर दिए, कि बहुत सारे काम रोकने पड़ते हैं। इसके अलावा देश को बार बार जब चुनाव में हम भेजते हैं, तो एक समस्या ये खड़ी होती है कि उन चुनाव में जाने से आपके विकास की गति प्रभावित होती है। आपको यदि आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़िए, तो 1967 तक पूरे देश में चुनाव एक ही साथ होते थे। 67 के बाद से परिवर्तन ये हुआ कि जैसे ही इंदिरा गांधी रूलिंग पोजीशन में, मतलब इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर आई, तो बहुत सारे राज्यों में जो 67 के इलेक्शन में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, उन राज्यों को लगभग 8 या 9 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस चुनाव हार गई थी। तो उन राज्यों की सरकारों को इंदिरा जी ने बर्खास्त कर दिया और वहां दोबारा चुनाव कराए गए। वहीं से उस सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हुआ, यानी राज्यों के चुनाव केंद्र के साथ नहीं होते थे। तो अब व्यवस्था ये की जा रही है कि चुनाव एक साथ कराएं, कि राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव हो जाए, कि लोग 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाए। मैं एक प्रोफेसर हूँ, हम लोग को हमेशा ये रहता है, जैसे हम लोगों के बीच एक सामान्य चर्चा होती है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसमें ड्यूटी करते हैं। उसको विधानसभा चुनाव बीता नहीं, तब तक एक नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आ गया। वो चुनाव बीता नहीं तो पंचायत का चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। यदि हर साल हमारी चुनाव में एक बार ड्यूटी लग गई, यदि मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ, मैं चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी भी करने गया, तो एटलीस्ट मेरा 1 हफ्ते का काम प्रभावित होता है। तो हमारे विद्यार्थियों का 1 हफ्ते का नुकसान होना है, संसाधनों का नुकसान होना है। तो ये सारी चीजें यदि मुझे ही चुनाव करा के ड्यूटी करनी है, तो हम ये चुनाव कोशिश क्यों ना करें कि एक साथ करा लिया जाए, कि सरकार भी निश्चिंत हो जाए और हम भी निश्चिंत हो जाए, इससे आम benefit आदमी भी। होगा। और इससे अकाउंटेबिलिटी तय करने में थोड़ा और आसानी होगा कि 5 ईयर के टेन्योर में एक बार इलेक्शन का कैंपेन होगा, एक बार लोग आएंगे, और लोग इसमें कई बार चर्चा ये होती है कि लोग कंफ्यूज हो जाए कि किसको वोट देना दे। यानी 67 में जब हमारे पास लिटरेसी रेट 29% के आसपास थी, तो हमारे आम चुनाव एक साथ हो रहे थे और राज्यों के भी चुनाव। तो क्या अब लिटरेसी रेट 70% के आसपास पहुंची है, तो क्या हमारे पास इतनी समझ नहीं है कि विधानसभा में किसको वोट देना, किसको लोकसभा में देना है? तो ये क्वेश्चन मार्क आम जनता पर लगा देने लोगों को समझ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि एक साथ चुनाव कराया जाए, इस पर एक आम सहमति भी बनाने की जरूरत है कि सारी राजनीतिक दलों को और सरकार को एक आम सहमति बनाना चाहिए। और इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि लगातार होते हुए चुनावों से हम मुक्त होकर आगे बढ़ता हूँ। जी सर। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत में जो शिक्षा का प्रेजेंट टाइम में स्तर है, वो क्या सही है या इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सर। जिसमें निश्चित रूप से, जैसे कहा ही जाता है कि समय से आप सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो अप्रासंगिक, हाँ बिल्कुल। यानी समय से सामंजस्य बैठाना जरूरी। तो पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम है, और उसी से हमको भी कम्पीट करना है। यानी टेक्नोलॉजी में है तो हमारे भी आईआईटी को उतना ही मॉडरेट होना चाहिए। स्किल के मामले में हम अब शुरुआत किए हैं। स्किल, बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से स्किल शुरू कर लिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके एजुकेशन सिस्टम से डिग्री देने के बजाय कुछ ऐसा इनोवेटिव भी सिखाने की जरूरत है, ताकि बच्चा सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे न रहे, उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हो, इसमें भी वो बेहतर कर सकता है। हम उस बच्चे को भी जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो क्रिकेट खेलना चाहता है। बिल्कुल सर। तो हम क्यों ना फोकस करें कि जो बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, अच्छा फुटबॉल खेल सकता है, उसको हम फुटबॉल में ही क्यों ना ट्रेन करें। सचिन तेंदुलकर को हम जानते हैं। सचिन तेंदुलकर या वैभव सूर्यवंशी, अभी लेटेस्ट आप देख रहे हैं, हाई स्कूल की परीक्षा उस बच्चे ने नहीं दी। तो क्या सोचिए कि उस बच्चे को हाई स्कूल कराना महत्वपूर्ण है कि उसका क्रिकेट में स्किल डेवलप कर। क्रिकेट में भाई वो न पढ़े तो भी कोई मतलब नहीं है। यदि क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है तो उसको वही, यानी जिसके अंदर जो काबिलियत है उसको निखारने की जरूरत है। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी इनोवेटिव चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिस बच्चे में जो स्किल हो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाए। कई बार माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि हम आईएएस नहीं बने, लेकिन मेरे बच्चे को बन जाना चाहिए। हाँ सर, तो उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो बच्चे बेसिकली उनका मन नहीं होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन हम जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर। भाई उस बच्चे से भी तो एक बार इंटरेस्ट पूछिए, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। हो सकता है कि वो आईएएस बनना चाहता हो सकता है कि वो कुछ और करना चाहता है। मेरी एक स्टूडेंट रही है, वो बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाती है। पीजी में मेरे कमरे में बहुत सारे उसके पेंटिंग्स टंगे हुए हैं, उसका यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज हैं। तो उस बच्चे ने हमसे पूछा कि सर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पेंटिंग में, लेकिन घर वाले कहते हैं सिविल की तैयारी करना, हालांकि मैं पढ़ने में भी ठीक हूँ। तो हमने कहा बेटा कि
कोई चीज बेमन से करना, यानी घर वाले कह रहे हैं इसलिए हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अपने आप बजाय कि बेहतर है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि बेमन से बना हुआ डीएम कभी अच्छा नहीं होगा। आप जबरदस्ती डीएम बन सकते हैं, लेकिन अपने पद के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही आप प्रोफेसर हैं तो आप प्रोफेसर अपने करियर का आखिरी विकल्प मत रखिए। जैसे कई बार होता है ना, आपके यहाँ क्या हमारे यहाँ, चलो कुछ नहीं हुआ तो हम टीचर बन गए, यानी जो सबसे अच्छा ब्रेन है वो टीचर नहीं बन रहा है, जिसके पास कुछ नहीं बचा वो कहता है कि हम टीचर बन, कुछ नहीं हुआ तो हम टीचर बन गए। बजाय कि सबसे अच्छे ब्रेन को टीचर बनना चाहिए, क्योंकि वो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में सबसे प्राइमरी नींव रख रहा है, यानी उसको सबसे ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए और सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कई बार हम लोग के मामले में ये होता है कि प्रोफेसर की सैलरी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चे ने भी मुझसे क्लास में पूछा था कि सर एक सवाल होता है कि प्रोफेसर की सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है। तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। लियोनार्डो द विंची का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर पेंटिंग बनाते थे जी। तो एक बार किसी शहर से गुजर रहे थे, तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, तो उनसे एक महिला मिली, तो उस भीड़ में वो एक पेंटिंग बनाए और पेंटिंग नीलामी में दे दी गई। तो नीलामी में दी गई तो उसको $1 मिलियन में खरीदा गया। तो उस महिला ने कहा कैसा है कि बताइए, आपने 2 मिनट में एक पेंटिंग बनाई और $1 मिलियन में बिक रही है। ऐसी ही स्किल मुझे भी सिखा देते कि मैं भी पेंटिंग बनाती और $1 मिलियन में बिक जाती। तो लियोनार्डो दा विंची ने कहा कैसा है, बस बहुत आसान सा काम है, मेरे साथ 20 साल गुजारो, ये बनाना सीख जाओगे। यानी वो 2 मिनट का जो रिफ्लेक्शन है उसकी पेंटिंग में, उसके पीछे 20 साल की मेहनत है। तो वैसे ही मैं किसी क्लास में खड़े होकर 1 घंटे का लेक्चर देता हूँ, तो मेरे वो 20 साल की मेहनत है, जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने PhD की है, और फिर वो लेक्चर मैं डिलीवर करता हूँ। और ऐसे बच्चों को मैं वो लेक्चर डिलीवर करता हूँ। आजकल तो गूगल का जमाना है, एक आपसे मिस्टेक हो जाए तो बच्चा क्लास में ही बोल देता है सर ये गलत फैक्ट बता रहा है। यानी मुझे इतना रेडी होके आना है। मुझे पढ़ाते हुए लगभग, मैं जब रिसर्च में था तब से मैं पढ़ाता हूँ, यानी 2012 से मैं पढ़ाता हूँ। BHU में मैंने 6 साल एज ए रिसर्च स्कॉलर पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाते हुए लगभग 15 साल होने जा रहे हैं। लेकिन आज भी मैं क्लास लेने आता हूँ तो मैं अपने घर पर 2 घंटे उसकी पढ़ाई करके आता हूँ, ताकि मैं मेंटली रेडी रहूँ। ठीक है, तो हमको जो सैलरी देती है सरकार, वो मेरी 1 घंटे लेक्चर का नहीं देती है, उसके पास्ट में जो मेहनत की गई है उसका देती है। तो किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो गए हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे श्रम है। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको आज के युवाओं के लिए केवल एक संदेश देना हो तो आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है ये। देखिए, युवाओं के लिए संदेश के मामले में, जैसे विद्यार्थी है, मेरे सुपरवाइजर एक सेंटेंस कहा करते थे, उनका बड़ा फेमस सा सेंटेंस है। वो कहा करते थे आदर दूर से, सेवा पास से और ज्ञान भीतर से। उनका पर्पज बेसिक ये था कि किसी की रिस्पेक्ट आपको करनी हो तो तब उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जब वो नहीं हो। किसी के सामने होने तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट के एक्चुअल मीनिंग ये है उसकी अनुपस्थिति में भी उसका सम्मान किया जाए। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि सेवा पास से, यानी कुछ सेवा किसी की आप कर रहे हैं तो आप वहाँ उपस्थित हो तो सेवा कर पाएंगे। हम बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, कहें बताइए आपके लिए मैं क्या सेवा करूँ, बट वो सिर्फ आश्वासन। ठीक है, यानी सेवा करने के लिए आपको उपस्थित होना चाहिए, पास में होना, जो पास में है वही सेवा कर पाए। और तीसरा उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सेंटेंस है, ज्ञान भीतर से। उन्होंने नॉलेज को हमेशा सबसे टॉप पर रखा। उन्होंने कहा कि नॉलेज के प्रोसेस में आप उसको आत्मसात करें। यानी आप ध्यान रखिए, आज के टाइम में नॉलेज इज पावर का कॉन्सेप्ट है कि जो जितना ज्यादा नॉलेजेबल है उतना ज्यादा पावरफुल है। तो अपने साथ ये कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप सीख सकते हैं अपने नॉलेज को, नॉलेज का मतलब सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं है, आप सोसाइटी के बारे में जानिए, नए नए इनोवेशन के बारे में जानिए, या जो भी कुछ आपके एनवायरमेंट में हुआ है। मतलब किताबी दुनिया से बाहर की नॉलेज भी होनी तो सिर्फ चाहिए। किताबी दुनिया से जिंदगी नहीं कटेगी, बल्कि आप सोसाइटी को भी जानने समझने की कोशिश करें। जितना ज्यादा बेहतर आप सीख पाएंगे उतना सफल व्यक्ति होंगे। तो नॉलेज इज पावर का कॉन्सेप्ट है, और नॉलेज को हमेशा आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, बल्कि पढ़ के उसको अपने पास सजो के रखना, उसका उपयोग करना के नॉलेज। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारे पॉडकास्ट सेशन के लिए। और आप लोगों का अगर कोई भी सवाल इसके बावजूद रह गया हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हो सकेगा तो हम सर के साथ एक नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो और शूट करेंगे। तो जल्द ही पॉडकास्ट नेक्स्ट वाला भी आपको मिल जाएगा अगर आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।